स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एके जियो क्लासेज सीकर में। आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट सभी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण भी है और एक मेजर पार्ट रखता है अपना, चाहे वो स्टेट की हो, जितने भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो, लाइब्रेरियन हो, ज्योग्राफी की हो, उसके अंदर एक मेजर पार्ट अपना ज्योग्राफी का है और अपन उसी को ही लेके चलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो उन तक भी पहुंच पाए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफी के पार्ट की वजह से उनकी तैयारी रुकी हुई है, तो उनको भी हेल्प होगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में, जहां पे आपको सबसे पहले कार्टोग्राफी का पार्ट आता है अक्षांश और देशांतर। मेजर पार्ट है। अगर ये पार्ट अपना किसी भी एरिया की हो, अपने भारत की हो, अगर इसकी लोकेशन अपन को ग्लोब के ऊपर दिखानी हो, अगर अपने भारत की स्थिति लोकेशन को ग्लोब के ऊपर दिखानी हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो नीड है वो अक्षांश और देशांतर की होती है। अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो अक्षांश वो लाइनें होती हैं जो ग्लोब के ऊपर आड़ी लाइनें आपको देखने को मिलती है। हॉरिजॉन्टल जितनी लाइनें आप ग्लोब के ऊपर देखते हो वो सभी की सभी लाइनें, जिन्हें अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, क्यों काम में आती है, इन सभी की डिटेल से चर्चा अपन करने वाले हैं। साथ ही जो खड़ी लाइनें होती हैं, आपने ग्लोब के ऊपर जो खड़ी लाइनें देखी हैं, जितनी भी खड़ी लाइनें हैं उन सभी लाइनों को अपन क्या कहते हैं, देशांतर। अब ये देशांतर लाइनें, देशांतर रेखाएं होती क्या है, कितनी देशांतर लाइनें अपन ग्लोब के ऊपर कितनी लाइनें बना सकते हैं, एक क्राइटेरिया होगा अपने पास में कि अपन इतनी लाइनें बना सकते हैं। तो वो सब कुछ अपन पार्ट टू पार्ट यहां देखने वाले हैं। आपने ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो लाइनें आपने ऐसे देखी है, ये सभी की सभी लाइनें अपनी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देशांतर रेखा जो किसी भी एरिया की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अपने पास में इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। किसी भी एरिया की स्थिति को अगर अपन को दिखाना हो, जैसे अपने इंडिया की लोकेशन को ग्लोब के ऊपर दिखाना हो, तो उसके लिए मेजर पार्ट है। और इंडिया की लोकेशन कैसे कि भारत की ग्लोब के ऊपर जो अपनी साउथ से लेके नॉर्थ तक का जो भाग है वो यहां पर कितना है या कितने अक्षांशों के अंदर है। इंडिया का वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कितना पार्ट है, वो सब डिसाइड होता है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। और अगर बात करें अक्षांश कितने होते हैं, तो प्रमुख रूप अगर अपन देखते हैं तो 181 ये अपने पास में क्या है, अक्षांश। कुछ पार्ट इसके अंदर अलग है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश कितने होते हैं। तो अभी अक्षांश तो अपने पास में 181 है और आगे अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। अक्षांश रेखाएं, क्योंकि सभी तो लाइनें नहीं हैं, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो डॉट के रूप में भी हैं। कौन सी हैं, इनकी अभी चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट अपना पास में ही है, जो खड़ी लाइनें अपन देशांतर कर रहे हैं, ये देशांतर कितने हैं, तो 360 लाइनें जो आप ग्लोब के ऊपर देखते हो, 360 जो लाइनें आप देखते हो, और ये लाइनें अपनी उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक की लाइनें जो अपन ड्रॉ करते हैं, वो सभी की सभी लाइनें कहलाती है देशांतर।
अभी अक्षांश को अपन प्रॉपर देखते हैं। अब ये अक्षांश क्या है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और इसमें अपन अक्षांशों की और देशांतरों की जो बात करने वाले हैं। तो अभी अभी मैंने कहा कि अक्षांश कितने होते हैं, जिनको अपन लेटिट्यूड भी कहते हैं, और देशांतर कितने हैं, जो खड़ी लाइनों के रूप में अपन ने अभी देखा है। अक्षांश टोटल होते हैं अपने पास में 181, 181। 181 कैसे है, तो देखिए अपनी अर्थ के ऊपर, इस अर्थ को अपन इस गोलाई शेप में मानते हैं, तो अपने पास में सेंटर लाइन, जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश कह दीजिए। इसी को ही आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा हो गई जो भूमि को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। इस लाइन के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, इस लाइन के नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। इसी को ही अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा आपके माइंड में आना चाहिए, ये इसको विषुवत रेखा ही क्यों कहते हैं, एक विषु नाम आएगा। ये विषु स्थिति है। कर्क और मकर रेखा के बाद में सूर्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर जब सीधा चमकता है, तो वर्ष में 2 समय ऐसे आते हैं जब सूर्य की जो स्थिति है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। वो 2 समय आता है यहाँ पे। एक तो आता है 21 मार्च और एक आता है 23 सितंबर, जिसके आगे डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अपने पास में जो अपन अक्षांशों को डिवाइड करने वाले हैं, उसके लिए अपने पास में 0 डिग्री पूरा का पूरा वर्थ है। पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा वर्थ, ग्रेटर, जितनी अपन वर्थ के रूप में देखते हैं, सबसे बड़ा वर्थ है। उसके बाद में सभी छोटे रहेंगे, जो पृथ्वी के चारों तरफ कोणीय दूरी में अपन इनको देखते हैं। इसके बाद में 0 डिग्री के बाद में 90 अक्षांश नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपन डिवाइड करने वाले हैं, और 90 अपन करने वाले हैं साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। यानी 0 डिग्री के बाद में यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे, 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते आप 90 टाइम्स अपने ग्लोब के ऊपर सर्कल बनाते जाओगे। और वो सर्कल कौन से होंगे, अपनी अर्थ जो पृथ्वी है उसके सेंटर से मापी गई कोणीय दूरी। ये मापी गई कोणीय दूरी है, अपने सेंटर वाला पार्ट है। इस सेंटर वाले पार्ट से मापी गई कोणीय दूरी, जिसको फिर अपन सर्कल के रूप में फिक्स करते हैं। ये कोणीय दूरी फिर अलग अलग कोणों के रूप में बाहर आकर अपन उनको सर्कल में ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां से अपन ने 0 के बाद में यहां से 1 तक का किया, तो 1 डिग्री अक्षांश को अपन चारों तरफ से सर्कल बनाकर 1 डिग्री अक्षांश, फिर सेम कोणीय दूरी सेंटर से अपन 2 का लेंगे, तो फिर 2 डिग्री का अपने पास में सर्कल आ जाएगा। इस प्रकार से जो कोणीय दूरी है, वो कोणीय दूरी अपन माप करते करते 90 तक लेके जाएंगे। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध के अंदर 90 डिग्री तक अपन टोटल अक्षांश जो वर्थ है, अक्षांश लाइनें हैं, वो 90 डिग्री तक का है। और 90 डिग्री का जो उत्तरी ध्रुव का है, वो एक डॉट से, एक बिंदु से दर्शाते हैं, ना किसी लाइन से, ना किसी वर्त से। इसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में भी यहां से जो 0 डिग्री था, इसके बाद में 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। ये भी सेम कोणीय दूरी ही है, अर्थ के सेंटर से लेके अपन यहां से कोणीय दूरी लेते हैं। 1 डिग्री का लिया, एक सर्कल बनाया, 2 डिग्री की कोणीय दूरी लेके अपन 2 डिग्री का
सर्कल बनाएंगे जो सभी अपने पास में अक्षांश कहलाते हैं। ऐसे करते करते लाइनें ड्रॉ करते करते अपन 90 डिग्री तक अक्षांशों को दर्शाते हैं, और 90 डिग्री का जैसे नॉर्थ पोल के ऊपर डॉट में है, सेम वैसा का वैसा साउथ पोल में भी डॉट के रूप में है। इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव का भाग हो गया। ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल हो गया, और ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल हो गया। इस प्रकार से देखिए अपने पास में टोटल अक्षांश कितने हो गए। टोटल अक्षांश अपन ने यहां देखे हैं 181 है, लेकिन अपने पास में ये अक्षांश है, और मैंने पीछे भी लिखा था अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती है। रेखाओं की बात करते हैं तो अपने पास में जो डॉट है उन डॉट को अपन निकाल देते हैं। तो माइनस अगर अपन 2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल डॉट से हैं, तो 179 ये अपने पास में क्या हो जाती है, लाइनें। चाहे वो सर्कल के रूप में हो, लेकिन अक्षांश रेखाएं हो जाती है 179। और जो 2 बची थी अपने पास में वो नॉर्थ और साउथ पोल के डॉट हैं। टोटल मिला के अपने पास में अक्षांश कितने हो जाते हैं, 181। इस 181 में से अपन ने एक भूमध्य रेखा वाली ली थी 0 डिग्री। उसके बाद में जो बचता है 90 अक्षांश अपन ने उत्तरी गोलार्ध में, 90 दिखाए हैं अपन ने दक्षिणी गोलार्ध में। इस प्रकार से 181 अक्षांशों को अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया। सेकंड, अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्या थी, आवश्यकताएं क्या है, अक्षांशों की अपन को आवश्यकता क्या है। और अगर अपन आवश्यकता की बात करते हैं तो किसी भी एरिया की, कोई भी देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, कोई भी स्थलाकृतियां हो सकती हैं, कोई भी हिल हो सकता है, अपने पास जितने भी माउंटेन रेंज है वो हो सकती है, कोई भी स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स हो सकती हैं, उनकी एक्यूरेट लोकेशन इस ग्लोब के ऊपर दिखाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है अपनी लैटिट्यूड लाइंस। फिर अगर बात करें देशांतरों की, तो देशांतर क्या है। जैसे अपन ने कहा था कि कोणीय दूरी 0 डिग्री से अपने पास में ये होता है, तो देशांतर अपने पास में कितने हैं, टोटल 360, जिनकी अपन आगे चर्चा करने वाले। कुछ जो बची है अक्षांशों की वो और करते हैं। यहां देखिए आप इस डायग्राम के अंदर आप अक्षांशों की कोणीय दूरी को देख पा रहे होंगे। ये अपने पास में कोणीय दूरी कैसे, जैसे अपन ने पूरी अर्थ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, और सेंटर में देखेंगे तो ये सेंटर वाला पार्ट पूरा का पूरा अपना, इसको अपन ने हाफ किया है। आधा पार्ट हो गया ऊपर, आधा पार्ट हो गया नीचे। सेंटर वाला पार्ट अपन ने कहा 0 डिग्री है, और यहां से अपन ने कोणीय दूरियां ली थी। सेंटर से कोणीय दूरियां जितनी दूरियां हैं, यहां 1 से स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे करते करते कहां तक जाएगी, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तक। ऐसे ही कोणीय दूरियां अपनी साउथ पोल तक जाएगी, 90 तक जाएगी। ये कोणीय दूरियां हैं। यहां से अपन ने कोणीय दूरियां मापी है, और उसके बाद में अपनी धरातल के ऊपर आके अपन ने इनको सभी लाइनों को चारों तरफ एक वर्त के रूप में डिवाइड कर दिया है। ये अपनी अक्षांशीय दूरियां थी। अब अपन ने 181 अक्षांश तो ड्रॉ कर ही दिए हैं अर्थ के ऊपर। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये विषुवत रेखा पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी लाइन या वर्त है, सबसे बड़ा वर्त। इसके बाद में जितने भी वर्त होंगे, चाहे नॉर्थ साइड के हो चाहे साउथ के हो, वो सभी वर्त का जो क्षेत्रफल, जो सभी वर्त है वो छोटे होते जाते हैं। लेकिन 0 डिग्री से चाहे आप नॉर्थ साइड में जाओ चाहे साउथ में जाओ, दोनों अक्षांशों के बीच कोई भी अक्षांश ले लो,
दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आप चाहे जीरो से किधर भी चले जाओ, नॉर्थ तक चले जाओ, हर दो अक्षांशों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ऐसे आप 90 डिग्री अक्षांश तक चले जाओ, हर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो 111। एक क्वेश्चन और आता है, दो अक्षांशों के बीच में जो एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? ये कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच में, कोई भी दो अक्षांश ले लीजिए, उन दो अक्षांशों के बीच के जो एरिया या जोन होता है उस जोन को कहते हैं कटिबंध कहते हैं। इसके बाद में आपने मुख्य रूप से कुछ एक बड़ी लाइनें देखी होगी, और वो बड़ी लाइनें कौन सी हैं? जैसे आपने कुछ एक देखी है जिसमें 23.5 डिग्री स्टार्टिंग करते हैं, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा तो अपन देखते आ ही रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। इसके बाद में ऊपर आपने नाम सुना होगा 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी जो एक लाइन है 23.5 डिग्री की, ये 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध की जो लाइन है उत्तरी गोलार्ध की है, इनमें अपन ने क्यों डिवाइड किया है? इनको अपन ने 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री के बीच में ही क्यों किया है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वर्ष भर अगर लंबवत चमकता है, सीधा रहता है, तो अपने दो समय आता है। एक तो आता है 21 जून का समय और एक 22 दिसंबर का समय। 21 जून 22 दिसंबर, इस समय 21 जून के समय सूर्य उत्तरायण होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, वो अपने उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर होती है। और कर्क रेखा के ऊपर होने से जो सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है वो लास्ट में कर्क रेखा, जिसे अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, यहां तक पहुंचता है। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश है वो सीधा नहीं जाता, सूर्य वापस धीरे धीरे दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में वापस जब दक्षिणायन होता है तो भूमध्य रेखा को वापस पार करेगा। और पीछे कुछ डेट देखी थी, 21 मार्च का था, 23 सितंबर का टाइमिंग है। ये दो टाइमिंग ऐसे हैं जब सूर्य अपनी स्थिति में उत्तरायण और दक्षिणायन होते समय भूमध्य रेखा के ऊपर दो बार सीधा लंबवत चमकता है। और जब ये लंबवत चमकता है, दो बार सीधा चमकता है, उस स्थिति में दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। ये बराबर अवधि होती है, इसलिए इसको विषुव कहते हैं। विषुव, जो पीछे एक नाम देखा था ना, विषुव, विषुव किसे कहते हैं? या विषुवत रेखा जो नाम अपन यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। तो विषुव क्या है? जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन के समय भूमध्य रेखा के ऊपर दो बार जब 90 डिग्री के एंगल पे लंबवत चमकती है, तो इस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे गोलार्धों में बराबर अवधि के दिन होंगे। इस रेखा के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर बराबर अवधि का दिन और बराबर ही अवधि की रात होती है, इसलिए इसको अपन विषुव कहते हैं। और विषुव के नाम से ही विषुवत रेखा रखा गया है। भूमध्य रेखा इसलिए है क्योंकि इसको, भूमि को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए मध्य में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी अपन कह रहे हैं। 21 जून का समय अपन ने कहा था कि सूर्य की स्थिति अपने यहां जून के समय कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है, और इस समय अपने 21 जून के समय योग दिवस भी होता है।
योग दिवस 21 जून का जो समय होता है योग दिवस का समय है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में, वो भी कर्क रेखा के ऊपर, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून का समय। इसके बाद में सूर्य वापस दक्षिणायन होना शुरू होता है और 23 सितंबर का जो समय आता है वो भूमध्य रेखा को पार करते हुए फिर दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उस समय जो समय होता है वो 22 दिसंबर का होता है। इस 22 दिसंबर का जो समय होता है, इस समय सूर्य की जो स्थिति होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे लंबवत जो चमकती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के ऊपर सीधी चमकती है। ये सूर्य की जो स्थितियां हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर जो सीधा चमकना है, ये किस वजह से है? तो अपने पृथ्वी का 23.5 डिग्री के एंगल के ऊपर झुकाव है। अपनी जो पृथ्वी है वो सीधी ना होके 23.5 डिग्री के अपने झुकाव की वजह से है। साथ में दिन रात अपने रोटेशन की वजह से हो ही रहे हैं, जो घूर्णन करती है। इसके अलावा सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उस समय ऋतु परिवर्तन वगैरह सभी। और अक्षांशों का काम भी यही था कि इनको कटिबंध में डिवाइड करना, जलवायु कटिबंधों में डिवाइड करना। उसी प्रकार अपन देखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, इस बेल्ट को, इस जोन को अपन कहेंगे उष्ण कटिबंध। ये जो बीच वाला भाग है इसको उष्ण कटिबंध, डिटेल में अपन और भी चर्चा करेंगे इनके बारे में। ये उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल बेल्ट है, ट्रॉपिकल जोन है। इसके बाद में 23.5 से लेके 66.5 डिग्री का आता है, जिसको आर्कटिक वर्त कहते हैं। और साउथ के अंदर देखोगे तो भी 66.5 डिग्री का, जिसको अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। इस बीच के जोन को अपन शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि कटिबंधों में डिवाइड करने के लिए अपने पास में जिसकी आवश्यकता थी अक्षांशों की, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीतोष्ण कटिबंध हो गए। सेम इन्हीं गोलार्धों के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। अक्षांश अपने पास में कटिबंध या जलवायु कटिबंध निर्धारित करने के लिए भी काम में आते हैं। 66.5 से लेके 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है और 66.5 से लेके 90 डिग्री साउथ पोल है, इनके बीच में सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंचता है, इसलिए इनको कहते हैं शीत कटिबंध। दोनों ही गोलार्धों के अंदर अपन इनको कहते हैं शीत कटिबंध। तो इन कटिबंध में इनको डिवाइड करने के लिए भी अपने पास में जिनकी नीड थी वो अक्षांश। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन था अपने पास में कि विषुव किसे कहते हैं। ये वाला विषुव किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं। विषुव अपने अभी देखा था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री के ऊपर जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, दो समय आता है जिस समय सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, और वो जब सीधा चमकता है इसका प्रकाश, तो इस स्थिति को अपन विषुव कहते हैं। और उसी के ही नाम पे अपने पास में इक्वेटर विषुवत रेखा थी। देखिए थोड़ा डिटेल में देखिए, यहां देखिए, अगर आप बात करो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा या इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हो, या इसी को ही अपन विषुवत रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आना चाहिए। अक्षांश रेखा जो अपन ने 0 डिग्री भूमध्य रेखा कही थी, 0 डिग्री जो अक्षांश था उसी को ही अपन अक्षांश रेखा कह रहे हैं इस समय। भूमध्य रेखा भी उसी को ही कह रहे हैं, विषुवत रेखा भी कह रहे हैं। विषुवत रेखा विषुव नाम से ही पड़ा था। अगर आप देखोगे तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के समय 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो समय ऐसे होते हैं जिस समय सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य की जो स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत होती है।
और इस दिन क्या होते हैं, अपने दिन और रात की अवधियां बराबर बराबर होती है। एकमात्र रेखा, भूमध्य रेखा, जिसके ऊपर दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। कर्क रेखा, मकर रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, लेकिन इस समय दिन और रात की अवधियां बराबर नहीं होती, क्योंकि जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, दिन की अवधि बढ़ जाती है, रात की अवधियां छोटी हो जाती है। इसी प्रकार जब सूर्य दक्षिणायन होता है, 22 दिसंबर का जो समय होता है, वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तो दिन बड़ा रात छोटी होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उसी समय सर्दियां रहती है। तो 22 दिसंबर का जो समय होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर रात्रि बड़ी हो जाती है, रात बड़ी हो जाती है और दिन की अवधि छोटी हो जाती है। इसलिए अपन उनको विषुव नहीं कह पा रहे हैं। विषुवत रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। दो डेट अपने पास में थी, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय सीधा चमकने की वजह से उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस समय दिन रात की अवधियां बराबर होती है, इसलिए इसको विषुव, इक्विनॉक्स निर्धारित किया गया या इसका निर्माण हुआ है। ऐसा विषुवत या विषुव केवल भूमध्य रेखा पर ही बनता है, इसलिए इसको विषुवत रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसका भी आप चाहो तो सेम वही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्षांशों की अपन ने पीछे चर्चा की है, ग्लोब पे देख लीजिए। अक्षांश जिनको अपन ये 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इसी को ही कह रहे हैं। ये सभी की सभी आड़ी लाइनें हैं जो अपनी अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इस 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो पार्ट है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से लेके दक्षिणी ध्रुव तक का जो पार्ट है उसको साउथ हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश कर रही है। अपन ने कोणीय दूरियां देखी थी, और कोणीय दूरियां लेने के बाद सभी के सभी जो अक्षांश होते हैं वो एक सर्कल के रूप में होते हैं और वर्त के रूप में होते हैं। केवल अक्षांश ऐसे हैं जो पूरे ग्लोब के ऊपर वर्त एक बड़े सर्कल के रूप में अपन इनको बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सर्कल एक वर्त कौन सा है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद सभी के सभी जो वर्त हैं, सभी के सभी जो सर्कल हैं, वो छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे नॉर्थ में और साउथ गोलार्ध में अपन साउथ और नॉर्थ पोल की साइड में बढ़ते हैं। सभी के सभी वर्त की जो आकृतियां हैं या वर्त की जो दूरियां हैं वो छोटी होती जाती है। ये अपनी यहां तक का था। इसके आगे नेक्स्ट जो पार्ट अपना स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और जिसके अंदर अपन देशांतरों को देखेंगे। अभी तक अपन ने आड़ी लाइन ही देखी है कि सभी आड़ी लाइनों को अपन अक्षांश कह रहे हैं, खड़ी लाइनों को देशांतर कह रहे हैं। तो प्रॉपर डिटेल में अपन देशांतरों को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।